नमस्कार साथियों, जय जोहार साथियों। हमारे आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने श्वसन तंत्र के बारे में देखा था। एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। श्वसन तंत्र में क्या हो रहा था? ग्लूकोज विखंडन हो रहा था, तो भार में कमी आ जाती है, ऑक्सीजन ली जाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। इसके बाद ऊष्मा निकाली जाती है, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया हो गई। इसके बाद क्या हो गया? मुख्य बिंदु को क्या हो जाएंगे? नासा कपाट है, नासा द्वार है, ग्रसनी है, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया और वायु कुपिकाएँ हो गई। इसके बाद हमने श्वसन पथ देखा था। श्वसन पथ में 4 चरण हो गए थे। 4 चरण कौन कौन से हो गए थे? 4 चरण हो गए थे। 4 चरण श्वसन पथ के। पहला हो गया था ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या था? ग्लाइकोलाइसिस में क्या था? ग्लूकोज से पाइरूवेट निर्माण। ग्लूकोज से क्या हो रहा था? पाइरूवेट का निर्माण हो रहा था। किस में हो रहा था ग्लाइकोलाइसिस? कोशिका द्रव्य में। ठीक है। इसके बाद क्या था? लिंक रिएक्शन। दूसरा चरण लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन किया कहाँ हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में। इसमें क्या हो रहा था? एसिटाइल कोएंजाइम, पाइरूवेट जो था एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तित होना क्या हो रहा था? लिंक रिएक्शन हो रहा था। इसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? केब्स चक्र में क्या हो जाएगा? केब्स चक्र में क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम से ऑक्जेली एसिटिक अम्ल के निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसे क्या कहा जाता था? केब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस के मध्य योजक कड़ी क्या है? लिंक रिएक्शन है। इसके बाद क्या था? ईटीएस केब्स चक्र जो है वो कहाँ हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में। ईटीएस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। इसमें एटीपी का संश्लेषण कहाँ होता है? एटीपी का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। क्यों? क्योंकि आंतरिक परत पर क्या होता है? सक्सिनाइल। क्या होता है? सक्सिनाइल डिहाइड्रेजिनेज एंजाइम पाया जाता है। सक्सिनाइल डिहाइड्रेजिनेज एंजाइम पाया जाता है। इसके कारण एटीपी संश्लेषण का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होता है। ये श्वसन पथ के 4 चरण कंप्लीट थे। इसके बाद मेट हीमोग्लोबिन क्या था? हीमोग्लोबिन से आयरन Fe+2 से Fe+3 में परिवर्तित होना क्या हो रहा था? मेट हीमोग्लोबिन ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन होना, ये क्या हो गया? मेट हीमोग्लोबिन हो गया। इसके बाद ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या था? हीमोग्लोबिन में नाइट्रेट मतलब NO3 की मात्रा बढ़ जाती है, तो क्या होता है? शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त मिश्रित हो जाते हैं। शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त मिश्रित हो जाने से क्या होता है? शरीर का रंग नीला पड़ जाता है, जिससे कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर थी अपने। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा रक्त परिसंचरण तंत्र। इस टॉपिक में हम रक्त परिसंचरण
तंत्र। इसमें हम क्या देखेंगे? रक्त का अध्ययन, रक्त के बाद प्लाज्मा, रुधिर कणिका में आ जाएगी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। इसके बाद हम ब्लड ग्रुप के बारे में देखेंगे, पूरा डिटेल से देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। ठीक है, बने रहिए पूरे वीडियो में, पूरा टॉपिक आपको क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है। रक्त क्या चीज है? ब्लड रक्त, खून। हमारे शरीर में जो खून होते हैं, रक्त होता है, क्या है? ब्लड। ठीक है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया वो क्या कहा जाता है? रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हीमोपोइसिस। क्या कहा जाता है? हीमोपोइसिस। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा। रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का बफर विलियन है। कौन सा विलियन है? बफर विलियन। यह पीएच के मान में परिवर्तन को रोकता है। पीएच के मान में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है बफर विलियन। ठीक है। रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान 7.4। पीएच मान, पीएच क्या होता है? पोटेंशियल हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, आयनों की सांद्रता। इसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। किसने की थी? इसकी खोज की थी सोरेनसन ने। एक स्वस्थ व्यक्ति में कितने लीटर रक्त होना चाहिए? 5 से 6 लीटर रक्त होना चाहिए। व्यक्ति के कुल भार का 7 से 11% रक्त होना चाहिए। इसके बाद मेन बात, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी। उल्टी के साथ रक्त निकलता है, उसे क्या कहते हैं? हीमेटमेसिस। क्या कहते हैं? हीमेटमेसिस। फिर से देख लो, हीमोपोइसिस। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया, अस्थिमज्जा। क्या होता है इसमें? रक्त का निर्माण
बफर विलियन पीएच के मान में परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन पीएच के मान में परिवर्तन का विरोध रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। पीएच मान को क्या कहा जाता है? आयनों की सांद्रता। खोजकर्ता पीएच खोजकर्ता कौन थे? सॉरेनसन। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होना चाहिए। व्यक्ति के कुल भार का 7 से 11% रक्त होना चाहिए। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी। कभी कभी क्या है कि उल्टी के साथ जो रक्त निकलता है, इसे क्या कहते हैं? हीमेटमेसिस। उल्टी के साथ रक्त निकलना क्या कहलाता है? हीमेटमेसिस। क्लियर है? यहां तक की कहानी क्लियर है? इसके बाद रक्त जो है 2 पार्ट में होता है। एक तो हो गया प्लाज्मा, एक तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। सेकेंड रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा क्या है? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का तरल भाग क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा का रंग पीला होता है। कैसा होता है? प्लाज्मा का रंग पीला होता है। इसके बाद रक्त का कुल कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है। रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी हो जाएगी? रुधिर कणिकाएं एक तो हो गई RBC, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। सेकेंड हो गई WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। और थर्ड प्लेटलेट्स। क्लियर है? ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का तरल भाग रक्त का तरल भाग क्या हो गया? प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। रक्त का कुल कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तरल भाग 55%। रुधिर कणिकाएं
आरबीसी लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। अच्छा, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में प्रोटीन, कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? एक तो एल्बुमिन, दूसरा आ जाएगा ग्लोब्यूलिन और तीसरा फाइब्रिनोजन। ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे प्रोटीन। फर्स्ट क्या हो गया? एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या कार्य करता है? क्या कार्य करता है? परासरणी क्रियाओं को नियंत्रित, परासरणी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है परासरणी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके बाद ग्लोब्यूलिन जो होता है प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करता है। क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करता है। ग्लोब्यूलिन जो होता है प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करता है। इसके बाद फाइब्रिनोजन जो होता है, फाइब्रिनोजन क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है। रक्त का थक्का बनाता है। यहां तक क्लियर है? फिर से देख लो। रक्त के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसे हीमोपोइसिस कहा जाता है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त एक प्रकार का बफर विलयन है, पीएच के मान में परिवर्तन का विरोध करता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच पोटेंशियल हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, पीएच की खोज सोरेनसन ने की थी। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होना चाहिए। व्यक्ति के कुल भार का 7 से 11% रक्त होना चाहिए। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। उल्टी के साथ अगर रक्त निकलता है तो इसे हीमेटमेसिस कहा जाता है। रक्त, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा रक्त का जो तरल भाग है इसे प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा का रंग पीला होता है। रक्त का कुल 55% प्लाज्मा होता है। इसके बाद जो रुधिर कणिकाएं होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। 3 प्रोटीन, एक तो हो गया एल्बुमिन, दूसरा ग्लोब्यूलिन और तीसरा है फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन परासरणी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? एल्बुमिन करता है। ग्लोब्यूलिन जो होता है प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करने का कार्य करता है और फाइब्रिनोजन जो होता है वो रक्त का थक्का बनाता है। यहां तक की कहानी क्लियर है? समझ में आ गई सबको? आगे देखते हैं। रक्त का थक्का बनाता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा है? रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन
रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन। रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा है? कौन सा है? विटामिन के। विटामिन के किस कारण बनाता है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। रक्त का अच्छा ऐसे भी आ सकता है, ये क्या हो गया? रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, रक्त का थक्का बनाने वाला तत्व कौन सा है? रक्त का थक्का बनाने वाला तत्व कौन सा है? कौन सा हो गया तत्व? कैल्शियम। क्या हो गया? कैल्शियम। रक्त का थक्का बनाने वाला तत्व कैल्शियम। रक्त को जमने से रोकने के लिए क्या किया जाता है? रक्त को जमने से रोकने के लिए क्या किया जाता है? रक्त को जमने से रोकने के लिए क्या किया जाता है? प्रतिस्कंदक मिलाए जाते हैं। प्रतिस्कंदक मिलाए जाते हैं। प्रतिस्कंदक मिलाए जाते हैं। प्रतिस्कंदक कौन सा हो गया? हिपेरिन। हिपेरिन क्या है? प्रतिस्कंदक है। कौन सा प्रतिस्कंदक है ये? प्राकृतिक प्रतिस्कंदक। प्राकृतिक प्रतिस्कंदक। प्राकृतिक प्रतिस्कंदक, नेचुरल प्रतिस्कंदक हिपेरिन, जो कि हमारी बॉडी में ही होता है, जो रक्त को जमने से रोकने का कार्य करता है। कौन करता है? हिपेरिन। हिपेरिन करता है। इसके बाद जो ब्लड बैंक होता है, हमारे शरीर का जो ब्लड बैंक है ना, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक में कौन सा प्रतिस्कंदक होता है? ब्लड बैंक, ब्लड बैंक में हो जाएगा EDTA। कौन सा हो जाएगा? EDTA। क्या है ये? प्रतिस्कंदक है। प्रतिस्कंदक। EDTA क्या हो गया? ई का मतलब एथिलीन डाइएमीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट EDTA ब्लड बैंक में
कौन सा प्रतिस्कंदक होता है? तो EDTA ये होता है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इसके अलावा कौन सा होता है? सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। थर्ड कौन सा हो जाएगा? सोडियम ड्रेक्सटेज। क्लियर है? सोडियम बेंजोएट और सोडियम डेक्सटेज। रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन, प्रोटीन तो कौन सा था? फाइब्रिनोजन क्या कर रहा था? रक्त का थक्का बना रहा था। रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा हो गया? विटामिन के हो गया। रक्त का थक्का बनाने वाला तत्व कौन सा हो गया? कैल्शियम हो गया। रक्त को जमने से रोकने के लिए क्या किया जाता है? प्रतिस्कंदक मिलाए जाते हैं। हिपेरिन क्या है? हिपेरिन प्राकृतिक प्रतिस्कंदक है, नेचुरल, जो कि हमारे बॉडी में होता है, रक्त को जमने से रोकने का कार्य करता है। ब्लड बैंक में कौन सा होता है? EDTA प्रतिस्कंदक, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, सोडियम बेंजोएट और सोडियम डेक्सट्रेज। यहां तक की कहानी कंप्लीटली नीट एंड क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे रुधिर कणिकाओं के बारे में।